मॉर्निंग क्लास हम लोग का 11 कॉमर्स व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 2 व्यवसायिक संगठन का स्वरूप चल रहा था, जिसका आज 5वां क्लास है। 5वां क्लास में मैं बोला था साझेदारी स्टार्ट करेंगे और साझेदारी को आज पूरा भी करेंगे। साझेदारी, ठीक है। साझेदारी अर्थात वह होता है, साझेदारी का मतलब कि जब दो व्यक्ति आपस में मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं और आपस में लाभ बांटते हैं, ठीक है, तो उसे बोला जाता है साझेदारी। साझेदारी मतलब कम से कम दो व्यक्ति जब मिलकर किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं और उसके लाभ को आपस में बांटते हैं, तो इस प्रकार के व्यवसाय को साझेदारी बोला जाता है। अब बताओ साझेदारी, क्योंकि अभी हम लोग इसके पहले में एकाकी व्यापार और संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में पढ़े थे, है ना। संयुक्त हिंदू परिवार और एकाकी व्यापार के बारे में पढ़े थे। तो साझेदारी मतलब साझेदारी का जन्म क्यों हुआ, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि साझेदारी का जन्म क्यों हुआ। तो साझेदारी का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि एकाकी व्यापार में कुछ कमियां थी। कमी बताया था, एकाकी व्यापार में बहुत सारी ऐसी कमियां थी, उस कमी को कुछ हद तक अर्थात कुछ कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने साझेदारी का जन्म हुआ। तो एकाकी व्यापार में तो कोई भी धारा नहीं लगती, किंतु जब साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ हुआ या साझेदारी व्यवसाय का उद्गम हुआ, प्रारंभ किया गया, तब साझेदारी 1932 अधिनियम 1932 के अंतर्गत इसका प्रावधान लागू हुआ। और जब साझेदारी को चलाया जाता है, अर्थात जब दो व्यक्ति आपस में मिलकर व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, तो साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही रहकर व्यवसाय को चलाते हैं और उसका लाभ और हानि उसी प्रावधान के अंतर्गत बांटते हैं, ठीक है। तो अब साझेदारी का जन्म तो हुआ, किंतु किस कमी के कारण, तो पहले उस कमी को जान लेते हैं। जैसे एकाकी व्यापार एक व्यक्ति का व्यापार होता था, ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा संचालन किया जाता था, उसके लाभ और हानि को एक ही व्यक्ति वहन करता था। तो एक व्यक्ति के कारण किसी व्यवसाय को चलाने में बहुत सारी कठिनाई आती थी, जैसे पूंजी की कमी के कारण, है ना, क्षेत्र की कमी के कारण, है ना, निर्णय लेने में गोपनीयता के कारण और दायित्व के कारण, ये बहुत सारी कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए साझेदारी का जन्म हुआ। तो साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति अगर मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं तो उसको साझेदारी बोला जाता है, और अधिक से अधिक संख्या तो नहीं बताया, किंतु बैंकिंग व्यवसाय में और सामान्य साझेदारी में अधिकतम संख्या बताई है। अगर बैंकिंग व्यवसाय होगा तो 10 और सामान्य होगा तो, ठीक। ये तो था आपका साझेदारी के बारे में कि साझेदारी का जन्म कैसे हुआ। अब साझेदारी के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, अर्थ समझेंगे। करार साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था है जिसमें वे सभी स्वतंत्र इच्छा से किसी निश्चित व्यापार करार के अनुसार, करार मतलब होता है समझौता, अनुबंध, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुबंध। जब दो व्यक्ति आपस में समझौता करते हैं कि हम इस प्रकार से व्यवसाय को प्रारंभ करेंगे, उस समझौते में साझेदारों के बहुत सारे हित के बारे में बताया जाता है। अब हित में क्या क्या आता है, तो उनके हित आते हैं, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, ये सब उनके हित के अंतर्गत आते हैं, ठीक। बोलता है किसी निश्चित व्यापारिक करार के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने, अपना स्वामित्व रखने, स्वामित्व मतलब अपना अधिकार, है ना, तथा होने वाले सामूहिक लाभ, और उस व्यापार में अगर कुछ लाभ होता है तो लाभ प्राप्त करने के लिए निजी धन संपत्ति श्रम कुशलता का सामूहिक प्रयास करते हैं। क्या होता है, जब दो व्यक्ति आपस में मिलकर किसी ऐसे व्यवसाय को प्रारंभ करने का अनुबंध या करार या समझौता करते हैं जिसका भविष्य में उस लाभ को बांटने के लिए वो लोग प्रयास करते हैं, ठीक। अगला आता है साझेदारी की परिभाषा, है ना। तो सबसे अच्छा है आप लोग साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 ये परिभाषा रटेंगे, क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर 12th में भी ये चीज काम आएगा, ठीक। तो मैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार की परिभाषा पढ़ रहा हूँ, सुनना। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों को कहते हैं जिन्होंने एक ऐसे व्यापार के लाभ को आपस में बांटने का करार से मतलब यहाँ पर समझौता किया, जिसे वे सब अथवा उन सब की ओर से किसी के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, चलाया जाता है। या तो सबके सब चला सकते हैं या उन सब के द्वारा, जितने साझेदार हैं उन सब की तरफ से कोई एक साझेदार चला सकता है। अब इसको समझिए, 5 व्यक्ति मिलकर आपस में समझौता कर रहे हैं, आपस में मिलकर व्यापार करने के लिए लोग
कार्यरत है। अब पांचों के पांचों में से या तो पांचों के पांचों व्यवसाय को चला सकते हैं या पांचों की तरफ से कोई एक साझेदार व्यवसाय को चला सकता है। ये उनका समझौता है, अनुबंध है। किंतु पांचों के पांचों भी चला सकते हैं या उन पांचों की तरफ से कोई एक चला सकता है। किंतु साझेदारी अधिनियम में उन सभी साझेदारों के मध्य समझौता होना जरूरी है। अब समझौता या तो लिखित भी हो सकता है या मौखिक, दोनों प्रकार का समझौता हो सकता है। उस समझौते को यहाँ पर हम लोग संलेख बोलते हैं और उस संलेख का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना समझौते के जब साझेदार आपस में व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं और भविष्य में यदि कोई मतभेद हो जाता है या कोई परेशानी आ जाती है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग संलेख का मदद लेते हैं। और संलेख में क्या क्या होते हैं, तो संलेख में व्यवसाय को किस प्रकार चलाना है इसके बारे में समझौता होता है। साझेदारों के क्या क्या अधिकार होंगे ये समझौता होता है। साझेदारों के दायित्व क्या क्या होंगे ये लिखा होता है। लाभ या हानि पर किस प्रकार से साझेदारों का अधिकार होगा ये लिखा होता है। कौन साझेदार कितनी पूंजी कितनी संपत्तियों को देगा, कितनी संपत्तियों पर उसका अधिकार होगा, इन सभी के बारे में उस संलेख अर्थात उस समझौते में लिखा होता है, जिसके कारण व्यवसाय को आसानी से सरलता पूर्वक चलाया जा सके और इन फ्यूचर भविष्य में यदि कोई मतभेद हो जाती है तो उस मतभेद को क्या कर सकते हैं, उस संलेख के माध्यम से दूर कर सकते हैं। ठीक, अब आता है श्रेष्ठ परिभाषा, पढ़ रहा हूं सुनो। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच ऐच्छिक संगठन, ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से बनाया गया संगठन, जबरदस्ती आप पकड़ के नहीं खींच सकते हो कि आओ मेरे व्यवसाय में जुड़ो। अपनी इच्छा से बनाया हुआ एक संगठन है जो आपस में लाभ बांटने के लिए किसी वैध व्यवसाय, वैध मतलब ऐसा व्यवसाय जिस पर सरकार अपनी अनुमति देता हो, ऐसे व्यवसाय को जिसको बोला जाता है वैध व्यवसाय को करने हेतु सहमत होते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब मिलकर उस व्यवसाय का उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हेतु सभी या उन सभी की ओर से कोई एक व्यक्ति व्यवसाय का संचालन करता है। या तो सभी के सभी संचालन कर सकते हैं या उन सबकी ओर से कोई एक व्यक्ति व्यवसाय का संचालन कर सकता है। इस प्रकार वे सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ साझेदारी करार करते हैं अथवा साझेदारी की स्थापना करते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से साझेदार और सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। अभी सबके सब हो जाएंगे तो वो फर्म हो जाएगा और एक व्यक्ति होगा तो वो साझेदार कहलाएगा। तथा जिस साझेदारी के नाम से व्यवसाय करते हैं उसे फर्म का नाम कहा जाता है। क्लियर? अब आता है अगला टॉपिक आपका साझेदारी फर्म या साझेदारी विशेषता, प्रकृति या लक्षण। ठीक, तो साझेदारी फर्म की विशेषता, पहला पॉइंट है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन। तो मालूम है एक अगर व्यापार करेगा तो एकाकी व्यापार के अंतर्गत जाएगा, किंतु हमको साझेदारी चाहिए तो साझेदारी के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना आवश्यक है। ठीक, दूसरा पॉइंट होता है साझेदारों के बीच करार, करार मतलब होता है समझौता। साझेदारों के बीच करार होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। समझौता दो प्रकार का हो सकता है, या तो लिखित हो सकता है या मौखिक, किंतु समझौता होना आवश्यक है। बिना समझौते के व्यवसाय में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक, दूसरा बोलता है कोई व्यवसाय का होना, व्यवसाय का होना जब आप लोग आपस में मिलकर किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं तो हम लोग जब आपस में मिलेंगे समझौता करेंगे तो कोई ना कोई वैध व्यवसाय का होना आवश्यक है। व्यवसाय तो होना जरूरी है किंतु वैध, वैध मतलब होता है ऐसा व्यवसाय जिस पर सरकार अनुमति दे। सरकार की अनुमति नहीं है तो उस व्यवसाय को करने से वो अवैध माना जाता है, इसलिए वैध व्यवसाय का होना आवश्यक है। उसके बाद होता है उद्देश्य लाभ अर्जन। किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, लाभ अर्जन करना प्रथम उद्देश्य होता है। उसके बाद संचालन सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी के द्वारा। मैं बताया ना, अगर 5 व्यक्ति साझेदार हैं या तो पांचों के पांचों व्यवसाय को संचालन करे या पांचों की तरफ से कोई एक व्यक्ति संचालन करे, ये उनके ऊपर, ये उनके समझौते के अनुसार है, किंतु व्यवसाय का संचालन होना आवश्यक है। तो ये 5 पॉइंट में समझाया। इस पॉइंट को जो पॉइंट पढ़ा वही पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद आता है 10वां पॉइंट, देखिए फर्म का नाम। किसी भी व्यवसाय के लिए उसके फर्म का नाम अर्थात साझेदारों के मध्य जो व्यापार प्रारंभ हुआ उस व्यापार का नाम लिखना आवश्यक। किसी भी व्यवसाय का नाम लिखना आवश्यक। जैसे आप लोग आपके घर के आसपास दुकान या जहां पर भी शोरूम जाते हो या कुछ भी देखते हो तो वहां पर शोरूम का नाम लिखा होता है, जैसे
होंडा हो गया, है ना, मारुति हो गया, वोल्वो हो गया, ये क्या है, उस कंपनी का नाम है। अर्थात जो भी आप फर्म या जो भी बिजनेस या व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय का वो नाम होता है, तो नाम होना आवश्यक है। ये तो था साझेदारी की विशेषता 6 पॉइंट। इसी 6 पॉइंट को आप लिखेंगे और याद भी करेंगे कि पेज शॉर्ट मानना और इजी पॉइंट। उसके बाद आता है साझेदारी के गुण और दोष। तो सबसे पहला गुण, साझेदारी के गुण। गुण में सबसे पहला आता है निर्माण में सुविधा। साझेदारी का निर्माण सुविधाजनक है, जिससे साझेदारी संलेख विवेक निर्माण एवं पंजी ऐच्छिक है। जब हम लोग पंजी करवाते हैं अर्थात रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये ऐच्छिक है। ऐच्छिक से मतलब है या तो आप करा सकते हो या आपकी मर्जी नहीं कराना, किंतु करा लेने से इसके कुछ लाभ हमको मिल जाते हैं, नहीं कराने से उस लाभ से आप क्या हो जाओगे, वंचित हो जाओगे, लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो पहला पॉइंट होता है निर्माण में सुविधा, इसकी निर्माण आप आसानी से कर सकते हो। दूसरा पॉइंट होता है न्यूनतम 2 सदस्यों से प्रारंभ। 2 सदस्य मिल गए, आपस में समझौता कर लिया, व्यापार को प्रारंभ कर लिया, आपस में पैसा लगा के व्यवसाय को प्रारंभ कर लिए, तो ये आसानी से आप कर सकते हो। विघटन में सुविधा, तीसरा पॉइंट, साझेदारी व्यवसाय सुगमता से स्थापित किया जा सकता है, उसी तरीके से आसानी से उसको क्या कर सकते हो, आप विघटन कर सकते हो। विघटन से मतलब है बंद करना, समापन करना, खत्म करना, ठीक। उसके बाद आता है साझेदारी से अलग होना सरल। जैसे 5 साझेदार है, कोई एक साझेदार चाहता है कि मैं इस व्यवसाय से अलग हो जाऊं, तो वो सूचना देकर आसानी से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, ठीक। अगला पॉइंट बोलता है व्यस्त अव्यस्त के हितों की सुरक्षा। जैसे 5 साझेदार है, 5 में सबके सब व्यस्त हैं, किंतु एक साझेदार अव्यस्त है। अव्यस्त मतलब नाबालिग है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है। तो इसके क्या क्या अधिकार होंगे, इसके क्या हित होगा, इसकी सुरक्षा हमको साझेदारी फॉर्म में प्राप्त होती है, अर्थात उसके हित की क्या हो जाती है, रक्षा होती है, ठीक। उसके बाद होता है अधिक पूंजी की उपलब्धता। अब एक व्यक्ति अर्थात एकाकी व्यापार था तो एक व्यक्ति कम पूंजी लगाता था, किंतु जब 5 व्यक्ति मिल गए तो पूंजी में क्या होती है, अधिक हो गई, ज्यादा हो गया, उसी को बोलता है अधिक पूंजी की उपलब्धता। उदार शर्तों पर साथ, उदार शर्तों पर साथ अर्थात एक व्यक्ति को साथ मिलने में बहुत कठिनाई होती थी। आप तो पढ़े हो एकाकी व्यापार में कि एक व्यक्ति को साथ उसकी गोपनीयता के कारण उसको संदेह को जन्म देता था, अर्थात यह व्यवसाय सही है या गलत। एकाकी व्यापार में साथ की सुविधा बहुत कम होती थी, किंतु जब 5 व्यक्ति या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को करते हैं तो उसकी साथ की सुविधा हो जाती है, मतलब साथ प्राप्त करने में इनको सुविधा होती है, ठीक। उसके बाद आता है आयकर में कमी, क्योंकि लाभ क्या होता है, आपस में बट जाता है सभी साझेदारों में, तो लाभ बटने के कारण लाभ में कमी होती है। लाभ में कमी होगी तो ऑटोमेटिक अपने आप आयकर में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये तो था साझेदारी गुण। अब आता है साझेदारी के दोष। पहला होता है अस्तित्व अनिश्चित। अस्तित्व अनिश्चित। अस्तित्व अनिश्चित। अनिश्चित मतलब होता है जैसे एकाकी व्यापार एक व्यक्ति का व्यापार था, अगर एक व्यक्ति व्यवसाय से मर गया या किसी कारणवश उसकी हानि होने लगी या सपोज मान लो आकस्मिक मृत्यु हो गई, अचानक उसकी मृत्यु हो गई, तो एक व्यक्ति का अचानक उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में उसका व्यापार क्या हो गया, बंद हो गया, आकस्मिक बंद हो गया, अनिश्चित है। उसी तरह जब 2 व्यक्ति आपस में मिलकर व्यवसाय करें और उसमें से एक व्यक्ति अगर मर जाता है तो बचा कौन, एक व्यक्ति। एक व्यक्ति फॉर्म नहीं कहलाएगा ना साझेदार कहलाएगा। ऐसी स्थिति में उसके व्यापार को बंद करना हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाता है, अनिश्चित, अर्थात अस्तित्व क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। अगला होता है हित का हस्तांतरण कठिन। जब 2 व्यक्ति हैं तो अपने हितों का हस्तांतरण आप नहीं कर सकते, अपने अधिकारों का, अपने दायित्वों का क्या नहीं कर सकते हो, हस्तांतरण नहीं कर सकते। विघटन के बाद भी दायित्व, जिस तरीके से किसी, मैं बताया था एकाकी व्यापार का दायित्व क्या होता है, एकाकी व्यापार का दायित्व असीमित होता है, अर्थात यदि उसका व्यवसाय बंद हो जाए और एकाकी व्यापार को ऋण चुकाना है, पैसा देना है किसी अन्य पक्षकार को, तो उसकी व्यवसाय की संपत्ति के साथ साथ उसकी निजी संपत्तियों का भी प्रयोग किया जाता है उसके ऋण को चुकाने में। उसी तरीके से साझेदारी का भी दायित्व क्या होता है, असीमित होता है, अर्थात जब उसको ऋण चुकाने की बारी आती है, उसकी साख चुकाने की बारी आती है,
तो उसकी व्यवसाय की संपत्ति के साथ साथ उसकी निजी संपत्तियों का भी उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार एकाकी व्यापार का दायित्व असीमित होता है, उसी तरह साझेदारी का दायित्व भी क्या होता है, असीमित होता है। साख में सीमितता, साझेदार की सीमित संख्या, सीमित पूंजी के कारण उसकी साख भी सीमित हो जाती है। उसके बाद आता है अपव्यय। अपव्यय मतलब अधिक व्यय। एक व्यक्ति था एकाकी व्यापार, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार व्यय करता था, किंतु 5 व्यक्ति है तो पांचों आपस में अन्य प्रकार के व्यय करेंगे जिससे व्यापार को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सके। इस हित के कारण लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा व्यय करते हैं। मतलब अपव्यय मतलब व्यय जो है वो ज्यादा हो जाता है, उसी को बोलता है। अपव्यय अधिक होता है क्योंकि साझेदार यह समझता है कि व्यय की राशि सभी साझेदार में बांटी गई है, केवल वह नहीं करेगा, या मनोवृत्ति अपव्यय को जन्म देती है। उसके बाद लाभ के लिए प्रेरणा का कार्य में विलंबता। 5 व्यक्ति है तो वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, इस प्रकार कार्य करने में क्या हो जाता है, विलंब हो जाता है। तो ये तो था साझेदारी के दोष, ठीक। तो गुण और दोष। उसके बाद आता है साझेदारी के भेद या प्रकार। तो साझेदारी कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है ऐच्छिक साझेदार जो अपनी इच्छा से साझेदारी बने। दूसरा होता है विशेष साझेदार। विशेष साझेदार मतलब होता है किसी गुण के कारण, कोई व्यक्ति में बहुत अच्छा गुण है जो व्यवसाय को चला सके, तो इस गुण के कारण उस व्यक्ति को हम अपने व्यवसाय में रखते हैं, तो उसको विशेष साझेदार बोलते हैं, जिसको अलग से कुछ ना कुछ दिया जाता है। जैसे उसको बोनस के रूप में ज्यादा पैसा मिलेगा, आप ऐसा काम करेंगे तो आपको कमीशन ज्यादा मिलेगा, आपको वेतन मिलेगा, मतलब उसको एक प्रकार से स्पेशल विशेष उस पर ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे साझेदार को विशेष साझेदार कहते हैं। उसके बाद आता है निश्चित समय के लिए साझेदार। निश्चित समय मतलब आप एक निर्धारित कर दिए हो कि 2 साल, 3 साल, 5 साल मैं ऐसे साझेदार को रखूंगा, ऐसे साझेदार को बोला जाता है निश्चित साझेदार। 1, 2, 3, 4 इस वर्ष के लिए होते हैं। अगला है अनिश्चितकालीन साझेदार। ऐसे साझेदार जो निश्चित नहीं है, चल रहा है तो चल ही रहा है, अनिश्चित हो, ठीक। उसके बाद अगला आता है साधारण साझेदार। वह साझेदार जो 1932 की धारा अधिनियम के अंतर्गत इस प्रावधान के अंतर्गत साझेदारी फर्म का स्थापना करते हैं और इसी अधिनियम के अंतर्गत व्यवसाय को चलाते हैं, उसको बोला जाता है सामान्य साझेदार, ठीक। तो ये तो था साझेदार। उसके बाद साझेदार के प्रकार है। सामान्य साझेदार कौन होता है, सीमित साझेदार कौन होता है, सक्रिय मतलब काम करने वाला साझेदार। उसके बाद निष्क्रिय मतलब जो काम नहीं करेगा, केवल पूंजी देगा। नाम मात्र का साझेदार, नाम मात्र का तुम केवल नाम के लिए हमारे साथ जुड़े रहो तो नाम मात्र का साझेदार कहलाता है। केवल लाभ का साझेदार, ऐसे साझेदार जो होते हैं वो केवल लाभ की, मैं भैया लाभ लूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं लूंगा, तो ऐसे साझेदार लाभ के साझेदार कहलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार के साझेदारों के प्रकार हैं, इसको आप लोग रीड करें, ठीक है। उसके बाद आता है साझेदारी फर्म का पंजीयन, ठीक। अगला पॉइंट है आपका साझेदारी फर्म का पंजीयन। मैं बताया ना, यदि कोई साझेदारी या किसी व्यवसाय को आप प्रारंभ कर रहे हो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, तो आप अपने व्यवसाय का पंजीयन कराना ऐच्छिक है। फर्म का पंजीयन कराना ऐच्छिक है, करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते हो। कराओगे तो उसके अलग फायदे हैं, नहीं कराओगे तो उसका फायदा नहीं होगा, किंतु पंजीयन कराने से आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या लाभ होगा, इसके बारे में बताया। साझेदारी फर्म का पंजीयन, तो साझेदारी फर्म का शॉर्ट रूप में मैं बता रहा हूँ। साझेदारी फर्म का पंजीयन किस प्रकार कराया जाता है और पंजीयन कराने के क्या क्या लाभ हैं और नहीं कराने के क्या क्या हानि है। तो सबसे पहला है साझेदारी फर्म का पंजीयन। तो पंजीयन कराने की क्या क्या विधि होती है? तो सबसे पहले आप एक आवेदन करो, ठीक। आवेदन में अपने फर्म का नाम लिखो, फर्म कहाँ पर स्थापित है वो लिखो, फर्म की स्थापना किस दिन हुई वो लिखो, साझेदारी में कौन कौन है आपके फर्म में उनका नाम लिखो, उनके पते लिखो और फर्म की अवधि की आप कितने सालों तक इस फर्म को चलाएंगे। ये सब लिखने के बाद एक शुल्क के साथ क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, ठीक। फर्म का नाम चुन लिए, हो गया सब कुछ। उसके बाद सभी साझेदार उसमें क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। 2 साझेदार होंगे तो दोनों हस्ताक्षर करेंगे, 3 होंगे तो तीनों हस्ताक्षर करेंगे, क्लियर। हस्ताक्षर करने के बाद उसको एक शुल्क के साथ पंजीयन कार्यालय में जाकर क्या कर देंगे, जमा कर देंगे।
ठीक, पंजीयन कार्यालय में जमा करेंगे। पंजीयन करने के बाद जो पंजीयन करता है पंजीयक, वो क्या करेगा, आपके पूरे फॉर्म को, आपके साथ जो प्रपत्र आप लगाए हो उस प्रपत्र को जांचेगा, चेक करेगा कि हाँ ये जो फॉर्म है सही है या गलत। उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र देगा जिससे आप अनुबंध हो जाएगा कि हाँ आपका फॉर्म स्थापना हो गया। ये साझेदारी फॉर्म का पंजीयन कराने की विधि थी। पंजीयन ना कराओगे इसके क्या क्या प्रभाव। अब तो पंजीयन कराने की विधि बता दी कि क्या क्या करना है। अगर आप पंजीयन नहीं कराते हो तो इसके आपको क्या क्या हानि या क्या क्या सुविधा नहीं मिलेगी। पहला, अगर दो साझेदार हैं आपस में मतभेद हो जाता है तो ना तो आप इसके अधिकारों के लिए मांग कर सकते हो न्यायालय में, ना ये आपके विरुद्ध मांग कर सकता है, दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते कि ये मेरे को ऐसा किया, तो वो नहीं बोल सकता ये मेरे को ऐसा किया, मतलब आप दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। दूसरा, आप ना तो फर्म के विरुद्ध दावा प्रस्तुत कर सकते हो, ना फर्म आपके विरुद्ध दावा प्रस्तुत कर सकता है। अर्थात आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा यदि आप रजिस्ट्रेशन अर्थात फर्म का पंजीयन नहीं कराए हो। पढ़ रहा हूं शांत। कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसके लिए साझेदारी फर्म का पंजीयन वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम पंजीकृत पंजी के साझेदारों के रूप में अंकित न। जब तक अंकित नहीं होगा, नाम उसका पंजीकृत नहीं होगा, तब तक आप एक दूसरे के विरुद्ध दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। दूसरा, फर्म किसी भी साझेदार के विरुद्ध दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। मैं भी बताया, फर्म विरुद्ध कोई भी साझेदार दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता, ना आप फर्म के विरुद्ध कोई दावा प्रस्तुत कर सकते। अर्थात आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आपके हित के हस्तांतरण हो रहा, मतलब आपको हितों की हनन हो रहा है, आपका हित आपको नहीं मिल रहा है, तो आप एक दूसरे के प्रति क्या नहीं कर सकते हो, दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक, ये तो था साझेदारों के फॉर्म। ठीक, उसके बाद आता है साझेदारी संलेख या विलेख। साझेदारी संलेख क्या होता है, मैं भी बताया। साझेदारी संलेख वह होता है कि जिसमें साझेदारों के अधिकार, साझेदारों के दायित्व, साझेदारों के कर्तव्य, साझेदारों के संचालन की विधि, साझेदारों के लाभ किस प्रकार साझेदारों में बांटा जाएगा, अर्थात व्यवसाय को हम किस प्रकार चलाएंगे, व्यवसाय को हम किस प्रकार चलाएंगे, इन सभी बातों का उस संलेख में होना होता है। ठीक, उसमें क्या क्या लिखा होता है, तो पहला होता है फर्म का नाम एवं पता। संलेख में क्या क्या होता है, नाम एवं पता कि साझेदार फर्म का व्यवसाय का क्या नाम है और व्यवसाय कहाँ पर स्थित है। साझेदारों के नाम, कितने साझेदार हैं और उनके डिटेल। व्यवसाय की प्रकृति क्या है, व्यवसाय किस क्षेत्र में है, किस चीज का व्यवसाय है, इसके बारे में। साझेदारी की अवधि की साझेदार कितने समय के लिए स्थापित किया गया है। साझेदारों की पूंजी की साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा कि भी नहीं लगाएगा, इसके बारे में लिखा। साझेदारों के लाभान्वय अनुपात, जो भी लाभ होगा या हानि होगी तो साझेदारों में किस प्रकार बांटा जाएगा, ये भी बताया जाता है। साझेदारों के ऋण पर ब्याज, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है या फर्म से पैसा निकालता है तो इस कंडीशन में उस पर कितना रुपए ब्याज लगेगा। उसके बाद साझेदारों के वेतन कमीशन, यदि कोई साझेदार फर्म में काम करता है तो उसको वेतन क्या मिलेगा, कमीशन क्या मिलेगा, है ना। उसके अधिकार क्या होंगे, उसके कर्तव्य क्या होंगे, साझेदार कितना रुपया व्यवसाय से निकाल सकता है, लेखा पुस्तक जो व्यवसाय के लेन देन होंगे उसको आप किस पुस्तकों में किस प्रकार दर्ज करोगे, ये सभी चीज साझेदारी संलेख में होता है। ठीक, उसके बाद आता है साझेदारी फर्म का विघटन। फर्म का विघटन अर्थात फर्म को समापन करना है। तो सिंपल बता रहा हूं, ध्यान देंगे। यदि फर्म को समापन करना है तो समापन 3-4 प्रकार से होता है, जिसको हम लोग आगे और अच्छे से डिटेल करेंगे। अभी थ्योरिकल रूप में है तो थ्योरिकल रूप में सुन लो। तो पहला ऐच्छिक समापन। ऐच्छिक मतलब जब 4 साझेदार आपस में व्यवसाय करें, तब ये चारों के चारों चाहते हैं कि मैं आपस में चाहते हैं कि हम अपने व्यवसाय को बंद कर दें, इच्छा से बंद कर दें, तो ऐसे समापन को ऐच्छिक समापन बोला जाता है। दूसरा, एक साझेदार को छोड़कर सभी के सभी क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए अर्थात कंगाल हो जाए, तब व्यवसाय बंद हो जाएगा। तीसरा, कोई साझेदार मर जाए, जैसे 2 साझेदार है, 2 में कोई एक मर जाए, तब साझेदारी आपस में समापन हो जाएगा। यदि कोई साझेदार न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दे और न्यायालय आदेश के अनुसार क्या हो जाए, व्यवसाय को बंद कर दे, तब व्यवसाय क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला, जब आपका व्यवसाय अवैध हो जाए। अब अवैध कब हो जाए,
अवैध से मतलब है जब सरकार जिन व्यवसाय करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन आप ऐसे व्यवसाय को क्या कर रहे हो, कर रहे हो, तो तब व्यवसाय अवैध हो जाएगा। दूसरा अवैध का स्थिति, साझेदारों में आपने बताया कि 10 संख्या होनी चाहिए, बैंकिंग में 10, सामान्य में 20, ये होना चाहिए। अगर 20 से संख्या बढ़ गई तब व्यवसाय क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। तीसरा, आप किसी ऐसे देश के साथ व्यापार कर रहे हो जिसकी अनुमति हमारा देश नहीं देता, हमारे यहाँ की सरकार नहीं देती, लेकिन आप फिर भी उन देशों से व्यवसाय कर रहे हो, तब आपका क्या हो जाएगा, व्यवसाय अवैध हो जाएगा। तो अवैध होने की स्थिति में व्यवसाय को बंद करना पड़ता है। तो ये तो था साझेदारी फर्म का विघटन, कि किन किन कारणों से हमारा साझेदारी फर्म विघटन हो जाता है। ठीक, ये तो था फर्म का विघटन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी को किस प्रकार प्रारंभ किया जाता है और कंपनी के क्या क्या विशेषता, गुण, ये सब हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म करें। ये तो था साझेदारी। जब दो व्यक्ति आपस में मिलकर व्यवसाय करते हैं तो उसको साझेदारी बोला जाता है, जिसमें आपस में समझौता होता है। इन सभी के बारे में मैंने पढ़ा दिया, कुछ पॉइंट को मैंने पढ़ाया भी, समझाया भी, बाकी आप लोग पढ़ेंगे और कोई डाउट से